इंग्लैंड के इतिहास में एक ऐसा महत्वपूर्ण चरण देखने को मिलता है जब हम यह पाते हैं कि बिना खून खराबे के, बिना रक्त की एक बूंद बहाए एक महान परिवर्तन हो जाता है। और इस महान परिवर्तन के कारण ही इसे महान क्रांति, शानदार क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। विश्व इतिहास में इसे एक रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। वास्तव में इंग्लैंड का इतिहास अपने आप में विभिन्न संवैधानिक सुधारों का इतिहास रहा है। समय समय पर जब भी इंग्लैंड में वहाँ के शासक वर्ग ने, वहाँ के राजाओं ने निरंकुश शासन करने का प्रयास किया है, तो वहाँ की जनता ने इसका पुरजोर विरोध किया है। ऐसा ही एक दौर तब आया जब इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश का शासन चल रहा था। 1685 ईस्वी में स्टुअर्ट वंश के शासक चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हो गई थी और चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका भाई जेम्स द्वितीय इंग्लैंड का सम्राट बना। क्योंकि चार्ल्स द्वितीय निसंतान था, इसलिए उसका छोटा भाई जेम्स द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बना। और जब जेम्स द्वितीय सम्राट बना तो इंग्लैंड की जनता ने उसका स्वागत किया। यहाँ तक कि संसद में, क्योंकि उस समय संसद में अधिकांश सदस्य टोरी थे, अर्थात रूढ़िवादी दल के थे, तो उन्होंने सम्राट जेम्स द्वितीय को पूर्ण सहयोग करने का वचन दिया और उसके व्यक्तिगत व्यय के लिए अन्य शासकों की अपेक्षा अधिक धन स्वीकृत किया। परंतु इन सब के बावजूद भी जेम्स द्वितीय मात्र 3 वर्ष ही शासन कर पाया और 1688 ईस्वी में उसके विरुद्ध इंग्लैंड की जनता ने क्रांति कर दी, जिसे हम गौरवपूर्ण क्रांति, शानदार क्रांति, रक्तहीन क्रांति आदि नामों से पुकारते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस गौरवपूर्ण क्रांति के पीछे कारण क्या थे। इनमें जो पहला कारण आता है वह कारण है जेम्स द्वितीय में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव। अर्थात जेम्स द्वितीय अपने भाई चार्ल्स द्वितीय की तरह दूरदर्शी नहीं था। उसे राजनीतिक समझ उतनी नहीं थी जितनी चार्ल्स द्वितीय को थी, क्योंकि चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में इंग्लैंड की परिस्थितियां जेम्स द्वितीय के शासनकाल की अपेक्षा अधिक विपरीत थी। परंतु फिर भी चार्ल्स द्वितीय ने अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता के कारण अपना शासनकाल अच्छे ढंग से पूर्ण कर लिया था। परंतु जेम्स द्वितीय में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था। दूसरे में वह यह नहीं समझ सका कि इंग्लैंड की जनता वास्तव में चाहती क्या है, क्योंकि एक मूलभूत जो अंतर था जेम्स द्वितीय और इंग्लैंड की जनता में, वह अंतर था जेम्स द्वितीय का कैथोलिक चर्च का अनुयायी होना और इंग्लैंड की अधिकांश जनता का
प्रोटेस्टेंट मत का अनुयायी होना। इसके साथ ही साथ जेम्स द्वितीय यह नहीं समझ पाया कि वह राजनीतिक दूरदर्शिता से किस तरह समस्याओं का हल निकाल सकता है। वह जनता का विश्वास पात्र नहीं बन सका और शीघ्र ही अपने अनुचित कार्यों के कारण जनता के कोपभाजन का शिकार हो गया। चार्ल्स द्वितीय ने अपने शासनकाल में जेम्स द्वितीय की राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी पर प्रकाश डालते हुए और जेम्स द्वितीय के स्वभाव को देखते हुए बहुत पहले ही कह दिया था और ऐसा संकेत दिया था कि जिसे ऐसा लगता है कि चार्ल्स द्वितीय को आभास हो गया था कि निश्चित ही जेम्स द्वितीय अपनी कमियों के कारण, अपनी अयोग्यता के कारण जनता का कोपभाजन बनेगा। एक बार इसीलिए चार्ल्स द्वितीय ने जेम्स द्वितीय के बारे में कहा था कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं नहीं रहूंगा तो तब मैं नहीं जानता कि मेरा भाई क्या करेगा। जब वह राजा बनेगा तो मुझे भय है कि कहीं उसे सुदूर यात्रा पर जाने को विवश न कर दिया जाए। और वास्तव में चार्ल्स द्वितीय की यह भविष्यवाणी सिद्ध हुई और गौरवपूर्ण क्रांति के कारण जेम्स द्वितीय को इंग्लैंड से पलायन करना पड़ा। तो ये था पहला कारण, जेम्स द्वितीय में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है मनमथ का विद्रोह। मनमथ का जो ड्यूक था वह, उसके बारे में कहा जाता है कि वह चार्ल्स द्वितीय का अवैध पुत्र था। अर्थात चार्ल्स द्वितीय का अवैध पुत्र मनमथ का ड्यूक था। इसलिए जो इंग्लैंड का व्हिग दल था, उदारवादी दल था, वह चाहता था कि चार्ल्स द्वितीय के बाद उसका पुत्र मनमथ का ड्यूक इंग्लैंड का सम्राट बने। परंतु चार्ल्स द्वितीय ने मनमथ के ड्यूक को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में जब चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हुई तो और जेम्स द्वितीय जब गद्दी पर बैठा तो मनमथ के ड्यूक ने व्हिग दल के प्रोत्साहन पर विद्रोह कर दिया। दोनों पक्षों में युद्ध हुआ और सेजमूर नामक स्थान पर जो भीषण युद्ध हुआ, इस युद्ध में जेम्स द्वितीय की विजय हुई और मनमथ का ड्यूक हार गया और उसे बंदी बनाकर मृत्युदंड दे दिया गया। यही नहीं, जेम्स द्वितीय ने अपने विरोधियों व मनमथ के ड्यूक के समर्थकों को मृत्युदंड दिया और इसके लिए खूनी न्यायालय की स्थापना की, जिसकी आड़ में 300 व्यक्तियों को मृत्युदंड देकर उनके शवों को पेड़ों पर लटकाया गया तथा 800 व्यक्तियों को इंग्लैंड से निर्वासित कर दिया गया। जेम्स द्वितीय के इस तरह के अत्याचारपूर्ण व्यवहार से इंग्लैंड की जनता उससे घृणा करने लगी और उसके प्रति और भी असंतोष जनता के मन में पनपने लगा। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है सम्राट की पक्षपातपूर्ण धार्मिक नीति। जैसे मैंने अभी बताया कि जेम्स द्वितीय कैथोलिक धर्म को मानने वाला था और जबकि इंग्लैंड की जनता, अधिकांश जनता प्रोटेस्टेंट धर्म की अनुयायी थी। जेम्स द्वितीय चाहता था कि इंग्लैंड की अधिकांश जनता को रोमन कैथोलिक धर्म का अनुयायी बनाया जाए। अर्थात जेम्स द्वितीय इंग्लैंड में रोमन कैथोलिक धर्म का खुला प्रचार करना चाहता था और इंग्लैंड को एक कैथोलिक देश बनाना चाहता था। इसके लिए उसने कई प्रयास किए।
जेम्स द्वितीय ने कैथोलिक धर्म के प्रचार के लिए इंग्लैंड में एक कैथोलिक गिरजाघर का निर्माण किया और उसने जो उसकी सुरक्षा के लिए या राजा के नेतृत्व में जो सेना, स्थायी सेना रखी जाती थी, उसकी संख्या 6000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी। और ये जो बड़े हुए सैनिक थे, इन अधिकांश ने नवीन सैनिकों में कैथोलिकों को सम्मिलित किया, कैथोलिकों को सेना में भर्ती किया। इस तरह सेना के द्वारा भी जेम्स द्वितीय इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म को बढ़ाना चाहता था। यही नहीं, जेम्स द्वितीय ने कैथोलिक धर्म के प्रचार कार्य को इंग्लैंड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड में भी कैथोलिक धर्म का प्रचार किया। उसने प्रोटेस्टेंट जनता पर कई अत्याचार किए और जबरन कैथोलिक बनाने का प्रयास किया। इन सब से इंग्लैंड की जनता जेम्स की और भी विरोधी बन गई। चौथा महत्वपूर्ण कारण है न्याय से मुक्त करने व स्थगन के अधिकार का विवाद। दरअसल जेम्स द्वितीय एक निरंकुश शासक था तथा वह चाहता था कि जनता उसके आदेश का शांतिपूर्ण पालन करे, बिना आंख मूंदे उसके आदेश का पालन करे, उसके आदेश का कोई विरोध न करे। क्योंकि जेम्स द्वितीय का मानना था कि राजा पृथ्वी पर परमात्मा का प्रतिनिधि है तथा वह अपने कार्यों व नीतियों के लिए किसी के प्रति भी उत्तरदायी या किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। साथ ही वह मानता था कि जनता को राजा के आदेशों का शांतिपूर्ण आज्ञा पालन करना चाहिए और इसके लिए उसका मानना यह भी था कि वह राज्य या देश के प्रचलित कानूनों की उपेक्षा करते हुए भी जनता को सम्राट का अधिकार स्वीकार करना चाहिए। अर्थात जेम्स द्वितीय अपने को देश के संविधान से, देश के कानूनों से ऊपर समझता था। उसका मानना ये था कि राजा के लिए या किसी जनता के लिए राजा की आज्ञा ही सर्वोपरि है, न कि देश के कानून या देश का संविधान। और इसका परिणाम यह हुआ कि वो अवैधानिक ढंग से आदेश देने लगा, जनता को आदेश देने लगा, संविधान विरुद्ध आदेश देने लगा और स्वयं उसने इस तरह के अधिकार का दुरुपयोग किया। उसने जिन व्यक्तियों ने राज्य के नियमों का और संविधान का विरोध किया था, जिन्हें कारावास का दंड दिया गया था, जेम्स द्वितीय ने उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। ऐसे अपराधी जो कि राज्य के नियमों के उल्लंघन के कारण बंदी बनाए गए थे, उनको जब कारागार से मुक्त किया गया तो इंग्लैंड की जनता को यह कदम बहुत बुरा लगा, क्योंकि जनता मानती थी कि राज्य के कानूनों से ऊपर राजा भी नहीं है। अर्थात राजा को भी राज्य के कानूनों का पालन करना चाहिए, तभी शासन व्यवस्था ठीक चल सकती है, क्योंकि राजा भी संविधान के अंतर्गत ही शासन कर सकता है, न कि संविधान के विरुद्ध जाकर। इसीलिए इंग्लैंड की जनता मानती थी कि कानूनों का उल्लंघन करने का अधिकार स्वयं राजा को भी नहीं है। परंतु जेम्स द्वितीय अपने को न्याय से भी ऊपर समझता था। इस पर इंग्लैंड की जनता न्यायपालिका की सर्वोच्चता में विश्वास रखती थी। इंग्लैंड की जनता मानती थी कि न्यायपालिका सर्वोपरि है और वह दैवीय अधिकारों की विरोधी थी। इंग्लैंड की जनता राजा की दैवीय अधिकार में विश्वास नहीं रखती थी, बल्कि न्याय की सर्वोच्चता में विश्वास रखती थी। परंतु जेम्स द्वितीय के कार्यों ने इंग्लैंड की जनता के मन में राजा के प्रति अविश्वास पैदा कर दिया। अगला कारण है टेस्ट एक्ट की खुली अवहेलना। दरअसल चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में इंग्लैंड की संसद ने एक टेस्ट एंड कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया था। इस एक्ट के अनुसार सरकारी पदों पर केवल एंग्लिकन चर्च के अनुयायी ही नियुक्त किए जा सकते थे और कैथोलिक अनुयायी वही
सरकारी पदों पर नियुक्त हो सकते थे जो पहले एंग्लिकन चर्च के प्रति स्वामी भक्त रहने की शपथ लेते थे। इस तरह टेस्ट एक्ट और टेस्ट एंड कारपोरेशन एक्ट के अंतर्गत रोमन कैथोलिकों की सरकारी पदों पर नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अर्थात टेस्ट एक्ट के अनुसार कोई भी कैथोलिक इंग्लैंड में सरकारी पद पर नियुक्त नहीं हो सकता था, और यदि वह नियुक्त होना चाहता तो उसे एंग्लिकन चर्च की शपथ के प्रति स्वामी भक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी। परंतु इसके बावजूद भी जेम्स द्वितीय ने टेस्ट एक्ट की खुली अवहेलना की और कई कैथोलिकों को महत्वपूर्ण और उच्च पदों पर नियुक्त किया। उसने जल, थल व वायुसेना में, फौजदारी, न्यायालय, मंत्रिमंडल आदि में कैथोलिकों की नियुक्ति की। यही नहीं, उसने विश्वविद्यालयों में भी विभिन्न पदों पर कैथोलिकों की नियुक्ति की, और जिसने उसकी इस बात का विरोध किया, जेम्स ने उसको सजा दी, और इस कारण कई व्यक्तियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अर्थात जिन्होंने भी जेम्स द्वितीय की बात नहीं मानी, जेम्स द्वितीय ने उनको नौकरी से निकाल दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि टेस्ट एक्ट की खुली अवहेलना से इंग्लैंड की जनता जेम्स द्वितीय की घोर विरोधी बन गई। अगला महत्वपूर्ण कारण है जन भावनाओं के विपरीत विदेश नीति। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि इंग्लैंड की अधिकांश जनता प्रोटेस्टेंट धर्म की अनुयायी थी, जबकि जेम्स द्वितीय कैथोलिक धर्म का अनुयायी था। प्राचीन काल से ही इंग्लैंड और फ्रांस की शत्रुता चली आ रही थी, परंतु फ्रांस एक कैथोलिक देश था, इसलिए जेम्स द्वितीय का झुकाव फ्रांस की ओर था। उस समय फ्रांस में लुई 14वां शासन कर रहा था, और जेम्स द्वितीय कैथोलिक होने के कारण लुई 14वें के प्रभाव में था। जबकि इंग्लैंड की जनता चाहती थी कि राजा जो है अपने वैदेशिक संबंध हॉलैंड या अन्य प्रोटेस्टेंट देशों से रखे, क्योंकि कैथोलिक देशों से इंग्लैंड की जनता घृणा करती थी, और फ्रांस से भी उसके संबंध पूर्व से ही मैत्रीपूर्ण नहीं थे। परंतु जेम्स द्वितीय ने फ्रांस से सैनिक व आर्थिक सहयोग प्राप्त किया, और फ्रांस के सहयोग से वह इंग्लैंड को कैथोलिक देश बनाना चाहता था। इसीलिए कई विद्वानों का मानना है, जिनमें प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम साउथगेट भी हैं, उनका मानना है कि जेम्स द्वितीय का पतन उसकी असफल गृह नीति से नहीं, बल्कि उसकी जन भावनाओं के विपरीत विदेश नीति से हुआ। अर्थात जेम्स द्वितीय की जो विदेश नीति थी वह जन भावनाओं के विपरीत थी, इस कारण उसके विरुद्ध क्रांति हुई। एक कारण यह भी माना जाता है। अगला महत्वपूर्ण कारण है धार्मिक सुविधाओं की घोषणा। जैसे मैंने बताया कि जेम्स द्वितीय इंग्लैंड को कैथोलिक देश बनाना गौरवपूर्ण क्रांति का अगला महत्वपूर्ण कारण था जेम्स द्वितीय द्वारा धार्मिक सुविधाओं की घोषणा करना। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जेम्स द्वितीय का हर संभव प्रयास यह था कि वह किसी भी तरह इंग्लैंड को एक कैथोलिक देश बना दे। इसलिए उसने कैथोलिकों को और सुविधा और कैथोलिक धर्म के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए धार्मिक सुविधाओं की घोषणा की। 1687 ईस्वी में जेम्स द्वितीय ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस अर्थात धार्मिक सुविधाओं की घोषणा जारी की, और इसके तहत इंग्लैंड में अब तक कैथोलिकों पर जो भी प्रतिबंध लगे थे सब हटा दिए। दूसरा, उसने 1688 में उसने दूसरी घोषणा की, और इसके अंतर्गत उसने यह आदेश दिया कि
इंग्लैंड में चर्च में प्रत्येक रविवार को पादरी जो है धार्मिक सुविधाओं की घोषणा को पढ़कर सुनाएंगे। अब यह आदेश एक प्रकार से प्रोटेस्टेंट पादरियों के लिए धर्म विरुद्ध था। आप समझ सकते हैं कि किसी भी धर्म का धार्मिक व्यक्ति, धार्मिक गुरु दूसरे धर्म की अच्छाई या दूसरे धर्म के समर्थन में कैसे घोषणा कर सकता है, कैसे उसको प्रचारित कर सकता है। यह तो उसके लिए धर्म विरुद्ध कार्य होगा ना। परंतु जेम्स द्वितीय चाहता था कि प्रोटेस्टेंट पादरी गिरजाघरों में कैथोलिकों को जो सुविधा दी गई उनकी घोषणा करते रहे, जबकि यह प्रोटेस्टेंट पादरियों की ओर से धर्म विरुद्ध था। इस बात से इंग्लैंड की जनता और पादरी वर्ग अत्यंत क्रुद्ध हुआ। अगला कारण है 7 पादरियों पर अभियोग। जब जेम्स द्वितीय ने पादरियों को यह घोषणा सुनाने का आदेश दिया कि वे प्रत्येक रविवार को कैथोलिकों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनकी घोषणाओं को चर्च में सुनाएं, तो कई पादरियों ने इन घोषणाओं को सुनाने का विरोध किया। इसका संपूर्ण इंग्लैंड में विरोध हुआ। अब पादरियों के समक्ष 2 ही विकल्प थे। पहला, वो अपने धर्म की अवहेलना करते हुए और अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध घोषणा को पढ़ें, और दूसरा, राजा की आज्ञा का विरोध करें। अब जो कैंटरबरी का आर्क बिशप था सेन क्रोफ्ट, उसके नेतृत्व में 7 पादरियों ने जेम्स द्वितीय की घोषणा को गिरजाघरों में पढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा क्योंकि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है और हम तो प्रोटेस्टेंट धर्म के पादरी हैं, हम प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी हैं, इसलिए उन्होंने इस घोषणा को पढ़ने से इनकार कर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध है। राजा ने पादरियों के इस कृत्य को अपमानजनक और राजद्रोह की भावना से युक्त माना और उन्हें बंदी बना लिया। अब पादरियों पर राजद्रोह का मुकदमा चला, परंतु न्यायाधीशों ने पादरियों को निर्दोष घोषित कर दिया। इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड की जनता समझ गई कि जेम्स द्वितीय येन केन प्रकारेण इंग्लैंड में कैथोलिक धर्म का प्रचार करना चाहता है और इसके लिए वह सारे अनैतिक कार्य कर रहा है। इससे जब न्यायाधीशों ने 7 पादरियों को दोष मुक्त कर दिया तो इंग्लैंड में खुशी की लहर दौड़ गई और इससे जेम्स द्वितीय के प्रति इंग्लैंड की जनता में घोर घृणा पैदा हो गई। अभी इंग्लैंड की जनता 7 पादरियों के दोष मुक्त होने के जश्न को मना ही रही थी कि तभी खबर आई कि जेम्स द्वितीय के घर उसका पुत्र का जन्म हो गया है। 10 जून 1688 को जेम्स द्वितीय का पुत्र पैदा हो गया। अब तक इंग्लैंड की जनता मानती थी कि जेम्स द्वितीय की 2 पुत्रियां थी, मेरी तथा एन। मेरी का विवाह हॉलैंड के शासक विलियम ऑफ ऑरेंज के साथ हुआ था, जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी था। इसलिए इंग्लैंड की जनता मानती थी कि जब जेम्स द्वितीय की मृत्यु हो जाएगी तो उसकी उत्तराधिकारिणी उसकी बड़ी पुत्री मेरी होगी, और चूंकि मेरी व मेरी का पति दोनों प्रोटेस्टेंट थे, इसलिए जनता यह मानती थी कि जेम्स द्वितीय के अत्याचारों के बाद जब प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी मेरी और विलियम शासक होंगे तो निश्चित ही इंग्लैंड की स्थिति अच्छी होगी और जनता को शांति और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने का मौका मिलेगा। परंतु जब 10 जून को जेम्स द्वितीय की दूसरी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया तो अब इंग्लैंड की जनता अचंभित रह गई। इंग्लैंड की जनता को यह विश्वास हो गया कि जेम्स द्वितीय अपने पुत्र को भी कैथोलिक बनाएगा और फिर जब उसका पुत्र राजा बनेगा तो वह भी जेम्स द्वितीय की तरह ही
प्रोटेस्टेंटों पर अत्याचार करेगा, इंग्लैंड की जनता पर अत्याचार करेगा। यह बात इंग्लैंड की जनता को असहनीय हो गई और इसके विरुद्ध भावी खतरे को जानते हुए इंग्लैंड की जनता ने जेम्स द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया, क्रांति करने का निर्णय लिया और इस तरह जेम्स द्वितीय के विरुद्ध इंग्लैंड में क्रांति हुई। तो ये थे गौरवपूर्ण क्रांति के कारण।